नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग विद्याकुल परिवार में पहली हमारी कक्षा है हुंकार बैच की, हुंकार 2024। मेरा नाम है सौरभ कुशवाहा और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स की पहली कक्षा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक से एडवांस टू लेवल तक लेकर के जाएंगे, वेरी बेसिक चीजों को लेकर के पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम क्या है, इससे आदि आदि चीजें हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, गॉस का नियम क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर ना होने के साथ ही ये केवल हमारा पहला चैप्टर नहीं है, ये हमारा पहला चैप्टर है और एग्जाम की जान है बच्चों। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें ना केवल थ्योरी और इसमें से डेरिवेशन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जो पहले पढ़ने वाले हैं वो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, सर सर तो एक मिनट देख लें। आ गया कट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पहली कक्षा और अपने पहले टॉपिक को पढ़ेंगे। और मेरा पहला टॉपिक इसमें क्या होने वाला है, न्यू स्लाइड इससे न्यू स्लाइड। हमारा अध्याय का नाम क्या होने वाला है बच्चों? हमारे अध्याय का नाम होने वाला है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे वैद्युत जैसा लिखा हुआ है बच्चों, ऐसा नहीं लिखना है। वैद्युत हमारा कैसा होगा? वैद्युत होगा हमारा वा में ए की मात्रा दैत्य, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? वैद्युत आवेश इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश और उनके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश आप सबने बचपन से पढ़ा होगा, दो प्रकार के वैद्युत आवेश होते हैं, कक्षा 8 में भी पढ़ाया जाता है। वैद्युत आवेश दो तरीके के कौन कौन से होते हैं? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश आपको पता है कैसे मिलते हैं? धन आवेश मिलते हैं जब भी कोई पदार्थ होता है उसमें से आवेश निकलते हैं, आवेश बाहर निकलते हैं, आवेश उससे मुक्त होते हैं। और आवेश कौन से होते हैं? वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमारे मुक्त आवेश। जब हमारे मुक्त आवेश क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, पदार्थ को छोड़ते हैं, तो वो बॉडी कैसी हो जाती है? बॉडी हो जाती है हमारी धनात्मक हो जाती है। और ऋणात्मक कौन सी हो जाती है? जो बॉडी आवेश को ग्रहण करती है। आवेश को ग्रहण करने वाली यानी क्या कहलाती है? हमारी एक्सेप्टर यानी ग्राही। जो आवेश को ग्रहण करती है वो कैसी हो जाती है? ऋण आवेश हो जाती है। इसके विपरीत जिसने आवेशों का दान किया है, जो डोनर है हमारी, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी पॉजिटिव आवेश या धनावेश। वो कैसी बन जाती है? धनावेशित हो जाती है। आज हम लोग देखेंगे कि आवेश की परंपरा स्टार्ट कहां से हुई थी, सबसे पहला आवेश किसने खोजा था और आवेश की शुरुआत कहां से हुई थी। तो आवेश की खोज की थी 600 ईसा पूर्व में ग्रीक के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने की थी। थेल्स ने की थी। और एक थेलेमस नाम का शहर था, ग्रीक भाषा अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रीक या ग्रीस, दो एक शहर था, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्रीस, और हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रीक कहते हैं। वहां के थेलेमस शहर से एक वैज्ञानिक था, एक दार्शनिक था थेल्स नाम का, जिसने क्या किया? उसने एक अंबर नाम का पदार्थ लिया। अंबर नाम का पदार्थ एक पीला कलर का पदार्थ होता है। उस पीले कलर के पदार्थ में एक स्टोन जैसा होता है, पीले कलर का स्टोन जैसा होता है। उससे जब उसने हल्की वस्तुओं को रगड़ना शुरू किया, हल्की वस्तुएं कौन कौन सी थी? हल्की वस्तुओं में उसने कहा जैसे फलालैन या फिर ऊनी कपड़े, उनको रगड़ा तो उससे क्या प्राप्त हुआ उसे? जब उसने हल्की वस्तुएं, और कौन सी हल्की वस्तुएं हो सकती हैं बच्चों? हल्की वस्तुएं हो सकती हैं फर हो सकता है, फेदर हो सकता है,
पंख हो सकता है, उस पंख को जब उसने रगड़ा, किससे रगड़ा? अंबर से रगड़ा। तो अंबर से रगड़ने पर उसने क्या पाया? उसने पाया कि उसमें, उस वस्तु में जिसको रगड़ा गया था, उसमें कागज, कॉर्क आदि छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों, धूल के कणों, पंखों आदि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अर्थात अंबर में रगड़ा गया और अंबर से रगड़ने पर क्या हो गया? उन वस्तुओं पे आकर्षण का गुण आ गया। वो वस्तुएं अन्य छोटी छोटी चीजों को आकर्षित करने लग गई। तो अन्य छोटी छोटी चीजों को आकर्षित करने लग गई। जी बच्चों, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा और आपको पूरा एडवांस लेवल तक के लेकर के जाऊंगा। आपका ये एग्जाम, ना कि ये चैप्टर आपका यूपी बोर्ड के बच्चों, बिहार बोर्ड के बच्चों, सारे बोर्ड के बच्चों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये ना केवल जेई बच्चों के लिए, नीट बच्चों के लिए, सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं सब जानता हूं बच्चों कि यूपी बोर्ड में जो पढ़ाते हैं या फिर बिहार बोर्ड में पढ़ाते हैं, फिजिक्स उतना अच्छे से नहीं पढ़ाते जितना अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे पढ़ा जाते हैं, अंग्रेजी मीडियम के टीचर पढ़ा जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वही इंटेंसिटी के साथ, वही तीव्रता के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिक्स और बेसिक टू एडवांस लेवल की, हर एक चीज को बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो क्या पढ़ा? अगर हम लोग किसी चीज को रगड़ते हैं, लेट से ये हमारा क्या है? ये हमारा है अंबर। अंबर कैसा होता है? एक पीले कलर का स्टोन है। जब इससे किसी हल्की वस्तु को रगड़ा गया तो रगड़ने पर क्या आ गया? हल्के अंबर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, अंबर से इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होते हैं और किस पे आ जाते हैं? उस हल्की वस्तु पर आ जाते हैं जिससे इसको रगड़ा गया। उदाहरण के तौर पर लीजिए, बचपन में आप लोग क्या करते थे? बचपन में आप लोगों ने सबने एक खेल खेला होगा। आपने लिया कंघा और कंघे को लेकर के बाल पर आप रगड़ते थे और फिर क्या करते थे? छोटे छोटे कागज के पीसों पर उसमें टच कराने थे, तो फिर वो क्या करते थे? कागज के पीस उसमें चिपक जाते थे। तो ये कैसे होता था? कभी आपने सोचा? ये ऐसे होता था कि जब हम लोग बालों पे रगड़ते थे ना, जब हम लोग बालों पे रगड़ते थे किसी भी चीज को, चाहे वो कागज, चाहे वो स्लेट हो, चाहे वो स्केल हो, कोई भी चीज हो, जब हम उसे बालों पर रगड़ते हैं तो बालों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बाल इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाते हैं? स्केल या जो भी चीज रगड़ी जाए उस पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। पुनः ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उन सभी चीजों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। क्यों आकर्षित करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इसकी वजह है वैद्युत आकर्षण बल, जिसकी खोज किसने की थी? बाद में कूलॉम ने की थी। कब की थी? 1750 ईस्वी में की थी, कूलॉम नाम के वैज्ञानिक ने। और क्या कहा था इसे? वैद्युत आकर्षण बल नाम दिया था। और क्यों ये वैद्युत आकर्षण बल किनके किनके बीच लगता है? धनावेश और ऋणावेश, दो विजातीय आवेशों के बीच में एक बल लगता है, जिसे उन्होंने कहा था वैद्युत आकर्षण बल। उसके बारे में भी अभी हम लोग इसी स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि वे सभी चीजें ईसा पूर्व 600 शताब्दी पूर्व ग्रीक के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ फलालैन अथवा ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है, उसमें कागज, कॉर्क आदि के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों, धूल के कणों, पंखों आदि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, प्यारे साथियों, अगर आपको ये चीजें लेक्चर्स अच्छी लग रही हैं तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, और इतनी सुबह सुबह आए हो तो बिना लाइक करे तो जाइएगा ही मत। तो चलिए आगे देखते हैं आज हम लोग इसमें क्या सीखेंगे। तो अंबर के अतिरिक्त भी कई अन्य ऐसे पदार्थ होते हैं, जब उन्हें दूसरे उपयुक्त पदार्थों के साथ रगड़ा जाता है तो उनमें भी अंबर की भांति हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर और अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आपको आज बता देता हूं इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहां से। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन आया है ग्रीक भाषा के ही शब्द अंबर से आया है। अर्थात अंबर में इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। ये हम क्या कहेंगे? इसे हम इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अंबर और अन्य वस्तु पदार्थों को, हल्की पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो
जाता है, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आप लोग सब लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा। आगे देखते हैं, चलिए दूसरे देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में, आज मैं आप लोगों को एक सीरीज के बारे में परिचय कराता हूं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कैसी सीरीज है? ये ऐसी सीरीज समझिए कि जब मैं किसी भी चीज को रगड़ता हूं, किसी भी चीज में वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है, स्थानांतरित करती है, तो क्या होगा, वो चीज जिससे रगड़ा गया वो चीज धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी, उसको समझने के लिए ये सीरीज बनाई गई है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रेणी, ट्राइबो विद्युत श्रेणी। इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ चीजें, जैसे कि पहले हमारे पास क्या है, रैबिट फर है, हेयर है, हेयर किसका, ह्यूमन हेयर हो सकता है, कैट हेयर हो सकता है, बिल्ली की खाल हो सकती है, उससे भी रगड़िए, चाहे हो माइका हो, वुल हो, इन सब चीजों से जब हम किसी भी चीज को रगड़ते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, अर्थात वो चीजें क्या बन जाती हैं, रगड़ने के बाद धनावेशित बन जाती हैं। इसके विपरीत यदि हम चीजों को रगड़ें, किसके रगड़ें, सिल्क से रगड़ें, पेपर से, वुड से, अंबर से, रबड़ बैलून से, पॉलिस्टर से, एक्रेलिक से, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। पॉलीथीन क्या होता है, इसमें पीवीसी भी ऐड कर लीजिए। पीवीसी क्या है, वो सारी प्लास्टिक जिसका आप इस्तेमाल करते हो, उससे आप किसी भी चीज को रगड़ते हो तो वो कैसी बन जाती हैं, ऋणावेशित बन जाती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। और ऐसी चीजें जिनसे ऊपर वाली चीजें, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो ऊपर की चीजें हैं, रैबिट फर, हेयर, ग्लास, माइका, वुल, इनसे अगर चीजों को रगड़ा जाए तो वो क्या करती हैं, चीजें धनावेशित हो जाती हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का एक बॉडी से, एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण होता है, और इसी स्थानांतरण की प्रक्रिया की वजह से एक वस्तु तो धनावेशित हो जाती है और उसके विपरीत दूसरी वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। वन पार्टिकल बिकम पॉजिटिव एंड द सेकंड वन बिकम्स नेगेटिव। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, वैद्युत आवेश और उनके प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं और वैद्युत आवेश क्या होते हैं? तो वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है। तो सबसे पहली बात जो यहां हमें समझनी है, वैद्युत आवेश इज अ प्रॉपर्टी, इज अ क्वालिटी ऑफ अ द्रव। एक मैटर की, एक द्रव्य की क्या है, ये प्रॉपर्टी है, गुण है। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उनका अनुभव करता है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। बेसिक टू एडवांस लेकर के जाएंगे और बहुत ही अच्छी क्लास लेकर के जाएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स टाइप, वैद्युत आवेश और उनके प्रकार। भले ही क्लास में देर हो जाए लेकिन हौसला और हिम्मत कम नहीं होना चाहिए बच्चों। सभी बच्चे आइए और जोरदार शेयर करिए क्लास को, सबको शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बुलाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उनका अनुभव करता है। अर्थात यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ चुका है कि किसी भी चीज को रगड़ा गया, जैसे यहाँ पे देखिए रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़, हमने क्या रगड़ा, रेशम से कांच की छड़ को रगड़ा। दूसरी भी हमने रेशम से कांच को छड़ को रगड़ के लिया है और दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिकर्षित किया है। तो पहले डायग्राम में हमने देखा कि दोनों अगर सेम प्रकार की वस्तु ले, दोनों को ही अगर हम रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को आसपास रख दें तो दोनों ही कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। अभी हम लोगों ने जस्ट ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में पढ़ा कि अगर हम लोग रेशम से किसको रगड़ेंगे, वो कांच को रगड़ेंगे, ग्लास को रगड़ेंगे, तो वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और धनावेशित चूंकि दोनों हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे को दूर करेंगी। ये कैसे हुआ है, ये क्योंकि ये हो गए हैं सजातीय आवेश, और सजातीय आवेश यानी लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग देखें तो प्रतिकर्षण बल कहां कहां लगा, बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबेनॉइट की छड़, बिल्ली की खाल से अगर हम एबेनॉइट की छड़ को रगड़ेंगे तो एबेनॉइट की छड़ भी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और ऋणावेशित चूंकि दोनों हो गई हैं, दोनों यहाँ पे ऋणावेशित छड़ लटकाई गई तो दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। पुनः अगर हम लोग देखें तो पुनः हम लोग यहाँ पे पाते हैं
एक रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ लगाई और दूसरी कांच हमने क्या लगाई, एबनॉइट की छड़ रखी। एक धनावेशित है और दूसरी ऋणावेशित है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि वैद्युत आवेश क्या है, द्रव्य का ही वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है और उनका अनुभव करता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे दूसरी हम लोगों ने क्लास ली कि यहाँ पे हमने समझा कि अगर दो सजातीय आवेश होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होंगे, दोनों ही ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक, ये दोनों क्या करेंगे, दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसके विपरीत यदि एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को पास आएंगे, आकर्षित करेंगे। चलिए बच्चों अगर हम लोग आगे देखें इसमें तो 1750 ईस्वी में अच्छा क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व में उस थेल्स ने खोज करी आवेशों की। उसके बाद आवेशों में कोई खोज नहीं हुई। आवेशों में खोज कब हुई, आवेशों में खोज उसके बाद सन 1750 ईस्वी से हुई। 1750 ईस्वी से ही खोज किसने की, सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को क्रमशः धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज नाम दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धनावेश हो गए और दूसरा हो गया ऋण आवेश। और उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये चीजें हम लोगों ने समझ ली है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को बहुत ही बेसिक से समझेंगे। आप जरा ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ रखा है कि आप प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रतः पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, कोई भी पदार्थ हो उसका सूक्ष्मतम कण होगा उसका परमाणु। और परमाणु कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है परमाणु। पहली कौन सी चीज है, इलेक्ट्रॉन, दूसरी कौन सी, प्रोटॉन, तीसरी कौन सी, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये दोनों नाभिक में होते हैं, ये दोनों नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। और चूंकि अनावेशित और धनावेशित दोनों साथ में नाभिक में विद्यमान है तो नाभिक का जो टोटल चार्ज आता है वो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में केंद्र में धनावेश स्थित है और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात कितने भी क्वेश्चन कितने भी होंगे पदार्थ में, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर परमाणु उदासीन अवस्था में है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, अगर ये उदासीन है अर्थात इसमें करंट का प्रवाह, बिजली का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ ये है कि ये उदासीन अवस्था में है। और कोई भी पदार्थ, कोई भी परमाणु अगर उदासीन अवस्था में रहेगा तो उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो कैसा होगा, वो हमारा उदासीन अवस्था में होगा। और चूंकि वो उदासीन है तो हम क्या कहेंगे, उसमें कोई भी करंट का कोई भी आवेश नहीं है। तो अगर उसमें कोई भी अगर इसको रगड़ा गया किसी भी चीज से तो रगड़ने की वजह से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और निकलने की वजह से ये क्या हो जाएगी, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी, डिपेंड अपॉन कि किससे रगड़ा गया है। चूंकि ये पीवीसी है, इसको अगर आप वुल से रगड़ते हो, सिलिकॉन से रगड़ते हो तो ये कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, समस्त द्रव्यमान उनके केंद्रीय भागों में संरक्षित रहता है, केंद्रित रहता है। इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड का। आपको याद है परमाणु मॉडल जिसमें उसने बीम फ्लो करी थी गोल्ड बीम पर, गोल्ड पत्ती पर, गोल्ड फॉइल पर, और उसने क्या पाया था कि समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर रहता है। बाकी सारी रेखाएं कहां चली गई थी, बाहर चली गई थी, लेकिन सेंटर पर जो भी फॉल करी थी वो बैकवर्ड हो गई थी, वो वापस लौट आई थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है। और उस केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे बच्चों, नाभिक कहेंगे। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया नाभिक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, धनावेशित प्रोटॉन और
उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उदासीन न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, उसमें कोई भी चार्ज न्यूट्रॉनों पे नहीं होता, तो जीरो चार्ज, और इसमें प्रोटॉनों में क्या होगा, धनावेशित होगा। मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन। तो किसमें होगा, हाइड्रोजन में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको श्रेणी गिनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सब लाइन से है, जितने ही प्रोटॉन्स होंगे उसमें कितने होते हैं, उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पदार्थों का, अगर हम कोई भी पदार्थ ले, लेट्स से हमने सोडियम लिया, तो सोडियम में क्या होगा, सोडियम में 11 परमाणु में 11 होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन कहां होंगे, नाभिक में, 11 प्रोटॉन नाभिक में धनावेशित और 11 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिभ्रमण कर रहे होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो कि यहाँ पे 3 कक्षाएं बनी हुई हैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आ जाएगा। जो बाह्यतम कक्षाओं में होता है ना, बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से कम दृढ़ता पूर्वक बंधा होता है, जिसके कारण वो कम बल का अनुभव करता है और कम वैद्युत बल के अनुभव की वजह से वो कक्षा को छोड़ करके जाने की प्रवृत्ति रखता है बच्चों। तो इस कारण से उसको क्या कहेंगे, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम देते हैं। अभी हम लोग आगे स्लाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक में। उसके अलावा नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते रहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उनके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। अतः नाभिक पर धनावेश उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऋणावेश के बराबर होता है, जिस कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। तो चलिए बच्चों, यहां तक हम लोगों ने अभी समझ लिया है। अब आगे समझते हैं, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कैसे आवेश उत्पत्ति हुई, क्या कितने प्रकार के आवेश होते हैं, ये सभी चीजें पढ़ी। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी है, जब किसी वस्तु को दूसरी उपयुक्त वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आवेशन की विधियों के बारे में जानेंगे, कितने तरीके के आवेशन होते हैं। आप सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट करिएगा, और कॉपी में हेडिंग डाल करके ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है सेम हेडिंग डाल करके आप क्या करोगे, इसे कॉपी में नोट करोगे। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियों में पहला जो प्रकार है वो क्या है, घर्षण द्वारा आकर्षण। घर्षण द्वारा आकर्षण तो शुरू से ही था, आपको इसे बताने की आवश्यकता नहीं। घर्षण क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर हो गया, दोनों ही वस्तुएं चार्ज हो गई। जिसने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा वो धनावेशित हो गई, जिसपे इलेक्ट्रॉन गया वो ऋणावेशित हो गया। इस प्रकार से दोनों ही वस्तुएं रगड़ने के पश्चात आवेशित हो गई। तो घर्षण द्वारा आवेशन, यदि किन्हीं दो उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर होने से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण कैसे हो जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन चूंकि उस पे अधिकता हो गई है तो वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। प्रारंभ में दोनों ही क्या होती हैं, रगड़ने से पहले दोनों न्यूट्रल अर्थात उदासीन होती हैं, लेकिन जब एक को रगड़ा गया, दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। जिसपे इलेक्ट्रॉन आया है उस पे आवश्यकता से अधिक होने की वजह से ऋणावेशित हो जाता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा उस पे आवश्यकता से अधिक कम हो गए हैं, जितनी थी उससे कम हो गए हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों का दान किया है, और ये डोनर कहलाता है, ये दाता कहलाता है। और दाता परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार आवेशन की विधि पहला नंबर 1 क्या हुआ, घर्षण द्वारा आवेशन। चलिए दूसरा देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन समझेंगे। लेट से कि यहां पर हमने दो वस्तुएं ली, एक वस्तु है हमारी ये, लेट से कि ये एक वस्तु है, एक पदार्थ है, और इसमें हमने एक दूसरा पदार्थ लिया जो हमारा ये है, जो हमारी पेन है, ये उदासीन है। दूसरी वस्तु इसमें आपको उदासीन लेनी है, ध्यान रखिएगा। तो चालन द्वारा आवेशन में एक वस्तु उदासीन होगी, दूसरी वस्तु कैसी होगी, ये धनावेशित या ऋणावेशित कैसी भी हो सकती है। तो बच्चों एक वस्तु हमारी आवेशित है,
दूसरी वस्तु कैसी है, इस पे कोई भी आवेश नहीं है, ये उदासीन है। तो जब हम एक उदासीन वस्तु को, जब हम किसी वस्तु के निकट लाते हैं, जब हम एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु के निकट लाते हैं, तो हम पाते हैं कि उदासीन वस्तु में भी वही चार्ज, वही आवेश ट्रांसफर हो गया जो कि हमारा इस आवेशित वस्तु में था। अगर आवेशित वस्तु धनावेशित है तो उदासीन वस्तु भी कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और यदि आवेशित वस्तु आपने ऋणावेशित ली है तो उदासीन वस्तु भी कैसी हो जाएगी बच्चों, ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये बात आपको चालन द्वारा आवेशन में समझना होगा कि यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित अर्थात उदासीन चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि क्या कहलाती है, चालन विधि कहलाती है। बच्चों सभी बच्चे इसे कॉपी में अच्छे से नोट करें, परिभाषा एग्जामों में पूछी जा सकती है। आपको समझने के लिए आपको अच्छे से समझना होगा सभी चीजें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। तीसरा हमारा प्रकार है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर प्रेरण द्वारा आवेशन समझते हैं। यहाँ पे भी हम लोग दो वस्तुएं लेंगे, एक हम लोग लेंगे अनावेशित वस्तु और एक हम लोग लेंगे आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु कैसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। लेट्स से कि ये हमारी आवेशित वस्तु है, इसको हम आवेशित वस्तु मान लेंगे। और ये कैसी है, ये अनावेशित वस्तु है, उदासीन वस्तु है। तो हमें यहाँ पे प्रेरण द्वारा आवेशन में हमें सिर्फ निकट रखना होता है, टच नहीं करना होता है। दूसरे में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था चालन द्वारा आवेशन, इसमें हम उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से टच करते थे, संपर्क में लाते थे। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमें टच नहीं करना है, हमें यहाँ पे प्रेरण द्वारा आवेशन में हमें इनको बस पास में लाना है एक दूसरे के, बस यहाँ पे टच नहीं करने देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाह्य पृष्ठ पर जो उदासीन वस्तु है जब भी किसी आवेशित वस्तु के निकट रखी जाती है तो उदासीन वस्तु के बाह्य पृष्ठ पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात समझने की कोशिश करिए, अगर लेट्स से कि इस पर धनावेश है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 5 पॉजिटिव चार्ज हैं। और एक अनावेशित वस्तु को इसके पास लाया गया, टच नहीं कराया गया, एक अनावेशित वस्तु को इसके पास लाया गया, तो अनावेशित वस्तु या उदासीन वस्तु के बाह्य पृष्ठ पर 5 ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। अपने आप उत्पन्न होने की इस प्रक्रिया को, आवेशों को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आजकल के जो हमारे इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन कुकर वगैरह बनते हैं ना, सब इसी बेस पर बनते हैं, इसी आधार पर बने होते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। हमारे पास 2 बॉल्स हैं और दोनों पहली स्थिति में क्या थे, दोनों ही चार्ज नहीं है, दोनों ही अनावेशित है। दूसरी स्थिति में क्या किया, हमने एक धनावेशित छड़ को यहाँ पे देख लीजिए, संपर्क नहीं किया गया, टच नहीं किया गया बच्चों, गोले के बस निकट लाके रखा गया है। यहाँ पे क्या हो गया, धनावेशित छड़ गोले के पास रखी गई थी और अनावेशित छड़, अनावेशित गोला, उदासीन गोला जैसे ही छड़ के पास आया, धनावेशित छड़ के पास आया, ये कैसा हो गया बच्चों, ऋणावेशित हो गया। तो धनावेशित छड़ के निकट आते ही हमारा गोला कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। इस विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन। ठीक है, चार्ज बाय इंडक्शन। और दूसरी विधि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गोले हैं और दोनों गोले चूंकि संपर्क में रखे हैं तो एक पर ऋणावेशित और उसके विपरीत प्रकृति, उसके विपरीत पृष्ठ पर धनावेशित उत्पन्न हो गया। अब चूंकि मैंने इनको दोनों को अलग अलग कर दिया और दोनों ही गोलों पर देखिए बच्चों क्या आ गया है, दोनों ही गोलों पर पूर्ण रूप से ऋणावेश और धनावेश प्रभावी हो गया है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर वैद्युत आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में जानेंगे। मूलभूत गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आवेशों की। तो आवेशों की प्रॉपर्टीज देखेंगे। वैद्युत आवेशों में निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। पहला मूलभूत गुण बच्चों क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के दूर जाना, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये टॉपिक स्टार्टिंग करते ही बताया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस यानी एक धनावेशित होगा,
दूसरा ऋणावेशित होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत जबकि एक धनावेशित हो, दूसरा भी धनावेशित हो, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि दोनों ही कैसे हो, दोनों ही हमारे ऋणावेशित हो, दोनों ही ऋणावेशित हो, एक भी दूसरा भी, तो दोनों ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने समझा वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में कि पहला पॉइंट आकर्षण और प्रतिकर्षण लिखना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश ना तो नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, इसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण हो, आवेश का संरक्षण हो, जितने भी संरक्षण हो, संरक्षण का अर्थ है कभी नहीं नष्ट हो सकता। द्रव्यमान संरक्षण भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि द्रव्यमान ना तो नष्ट हो सकता है ना ही उत्पन्न हो सकता है, इसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आवेशों का संरक्षण में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड। इसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए विलगित निकाय को समझते हैं। विलगित निकाय क्या होता है, ऐसा आवेश जिसके, ऐसी बॉडी, एक ऐसा निकाय जिसके आसपास कोई दूसरा निकाय नहीं है, जो किसी अन्य आवेशों से संपर्क में नहीं है, दैट इज कॉल्ड विलगित निकाय। विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश नियत रहता है। इस नियम के निम्न उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं जैसे कांच की छड़ रेशम को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। एक वस्तु कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, दूसरी वस्तु को ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक वस्तु को रगड़ा गया तो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरी वस्तु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो एक कोई भी इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, कोई भी चार्ज बनता या बिगड़ता, खत्म होता नहीं है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरी वस्तु को ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। अतः कागज की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, वरन आवेशों का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता है बच्चों, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होते हैं। और ये कोई ये लाइव चल रहा है बच्चों, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। तो जल्दी से शेयर करिए, अपने प्रश्न पूछिए, जो भी दिक्कत हो आप सभी बच्चे हमें दीजिए, हम सॉल्व करेंगे आपकी सारी परेशानियों को। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, पहले इसे खत्म करते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट करिए, भला आपका होना चाहिए। जरूरी है कि आप पढ़ें, आप टॉप करें, ठीक है। मैं यहाँ पे बोर्ड का टॉपर हूँ, मैंने 96% लाया है बोर्ड में, लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं है कि मैं कितना लाया हूँ, जरूरी ये है कि आप कितना लाते हैं। आप एग्जाम में अच्छा करिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं मेरे साथ। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और हम साथ में मेहनत करेंगे और साथ में बच्चों को क्या करेंगे, हम लोग को क्या बनना है, टॉपर बनना है। वी आर द टॉपर्स, वी आर द विद्याकुल फैमिली एंड वी आर द टॉपर्स। सभी बच्चे शेयर करिए, लेक्चर शेयर करते रहिए और हमें क्या करना है, हमें शेयर करना है और अपने सभी दोस्तों को यहाँ पे लाना है, लाइक करना है जरूरी से। दूसरा हमारा जो गुण है, वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का क्या अर्थ है, योज्यता का अर्थ है लेट्स से कि कोई आवेश है, कोई बॉडी है और उस बॉडी में कितने चार्ज हैं। इस बॉडी में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, सबका अलग अलग चार्ज होगा। एक बॉडी पर अगर 10 चार्ज है, एक प्रोटॉन, एक Q1 चार्ज। अच्छा, मैंने आपको ये चीज तो बताया ही नहीं, आवेशों को किससे निरूपित करते हैं, आवेशों को क्यों से निरूपित करते हैं, किससे निरूपित करते हैं, क्यों। क्यों कैन बी कैपिटल, क्यों कैन बी स्मॉल। क्यों बड़ा भी हो सकता है, आप छोटे से भी निरूपित कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक आवेश के भीतर बहुत सारे अन्य आवेश हैं, तो उन छोटे छोटे अन्य आवेशों को छोटे क्यू से निरूपित कर दीजिए और उस बड़े टोटल आवेश को किससे निरूपित कर दीजिए, कैपिटल क्यू से निरूपित कर दीजिए। तो यहां पर यदि कोई निकाय n अवयव कणों से मिलकर बना है, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 हो, तब निकाय पर कुल आवेश कैपिटल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू निकाय पर। यदि कोई निकाय है और उस पे कितने आवेश हैं, लेट्स से कि उस पे एक प्लस क्यू है,
है, एक प्लस Q2 है, एक माइनस Q3 है और एक माइनस Q4 है। तो निकाय पर कुल आवेश अगर हम गणना करें तो सारे जितने भी आवेश है ना सबको जोड़ देते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बात कराऊं कि आवेश कैसे जुड़ गए। आवेश बीजगणितीय नियम से जुड़ जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 जोड़ते हैं ना, उसके साथ अगर हम 2 में से -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 में -3 जोड़ने पर -1 आता है। उसी प्रकार से +2Q और -3Q को जोड़ने पर भी -Q चार्ज निकल के आएगा। आवेश बीजगणितीय नियम से जुड़ जाते हैं क्योंकि आवेश हमारे हमारे सदिश नहीं होते बच्चों। कैसे होते हैं, अदिश राशियां हैं आवेश। इस पे कोई भी दिशा की आवश्यकता जोड़ने के लिए नहीं होती है। ये बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं और जुड़ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि यदि कोई भी बॉडी पर कितने आवेश है, +Q + Q1 Q2 -Q3 -Q4, तो निकाय पर कुल आवेश कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Q बराबर हो जाएगा +Q1 + Q2 -Q3 और -Q4। तो हमें सारे आवेशों को बीजगणितीय नियम से जोड़ देंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। और आगे हमारे पास है आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। ये क्या होता है बच्चों, प्रकृति में प्रत्येक आवेश वस्तु पर आवेशित एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज कहते हैं तथा इसे प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अर्थात आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, क्वांटाइजेशन कहलाता है। अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, अच्छा समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है। कुछ नहीं होता बच्चों, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि प्रकृति पर जितने भी आवेश हैं, कोई बहुत बड़ा आवेश है, कोई बहुत छोटा आवेश है, वो सारे आवेश एक न्यूनतम निश्चित गुणांक से, एक न्यूनतम निश्चित आवेश के मल्टीपल से बने हैं। लेट्स से कि ये मोबाइल कितने भी इलेक्ट्रॉनों का है, लेट्स से कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को 50 से मल्टीप्लाई किया गया, तभी तो इसमें निकला कि टोटल इस पर आवेश कितना है, 50 × E होगा। और एक बात इसमें ध्यान रखनी होगी बच्चों, इसमें जो भी आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत में मल्टीपल होता है, गुणांक होता है, वो पूर्ण नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण होता है। ये हमारा डेसिमल में नहीं हो सकता, ये हमारा भिन्न में नहीं हो सकता, ये हमारा डेसिमल में और भिन्न में बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे समझना होगा दशमलव और भिन्न में नहीं हो सकता। यहाँ पे एक और स्लाइड है बच्चों, इसे समझने की कोशिश करिए। हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, Q = ±N × E। N क्या है बच्चों, N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन दैट बॉडी। उस बॉडी में, उस वस्तु में जितने भी N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, जितने भी आवेश उपस्थित है। लेट्स से कि अगर मैं कहूं इस बॉडी पर कितने आवेश हैं, इस बॉडी पर 50 आवेश है, तो बॉडी पर बताइए कितने चार्ज हो गए, तो 50 क्या हो गया, इसका नंबर हो गया। और अगर मैं कहूं 50 धनावेश है, तो धनावेश एक कितना होता है, एक प्रोटॉन का धनावेश होता है बच्चों +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर। अगर एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, तो 50 प्रोटॉनों चूंकि इस बॉडी पर है, तो इस बॉडी पर कितने हो जाएंगे, 50 × 1.6 × 10⁻⁻19। और चूंकि 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0.8, 1.6 का आधा हो जाएगा, 0.8 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -19 से इंटू होने के बाद -18 ही बचेगा, क्योंकि 50 की पावर 0 से चली गई है उधर। तो पावर में एक क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। हम सभी लोग अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एग्जॉस्टिक वे में, बहुत ही उत्साहवर्धक रूप में हम लोग पढ़ेंगे। इंथुसियास्ट रहिए सभी बच्चों, बहुत ही अच्छे से उत्साह में भरिए। और हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे जहां n बराबर 1 2 3 है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पे एक आवेश, एक न्यूनतम मूलभूत आवेशित गुण चार्ज का आवेश लिखा है। और अगर हम लोग इसमें धनावेशित लेते हैं तो धनावेश क्या हो जाएगा, प्लस के साथ लिखा जाएगा। अगर प्रोटॉन है तो प्लस लिखा जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, माइनस लिखा जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा।
अतः किसी भी वस्तु पर अगर आवेश होगा तो कैसा होगा, या तो प्लस ई होगा, प्लस 2e होगा, प्लस 3e होगा, इसी तरीके से डैश डैश डैश, मतलब पूर्ण गुणज ही होगा, दशमलव या भिन्न में नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। ई का जो गुणांक होगा वो कैसा होगा, 2e 3e 4e 50e 100e 1000e होगा, लेकिन कभी भी प्लस -3/2 नहीं हो सकता, 2/5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता बच्चों। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी आवेश जो बड़ा से बड़ा होता है वो सारे छोटे छोटे कई सारे आवेशों के गुणांकों से मिल करके बने होते हैं। अभी हम लोगों ने आवेशों का योज्यता सिद्धांत पढ़ा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ा कि अगर एक आवेश, एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, तो उस पर अगर बॉडी पर कुल आवेश निकालना हो, उस निकाय पर कुल आवेश निकालना हो, तो क्या होगा बच्चों, उस सारे आवेशों को जोड़ देंगे, सारे आवेशों को ऐड कर देंगे बीजगणितीय नियम से। जैसे 1 2 3 4 जोड़ते हो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जोड़ देंगे बीजगणितीय नियम के अनुसार। तो इसे क्या कहेंगे, योज्यता सिद्धांत कहेंगे। और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये क्वांटीकरण सिद्धांत था। अब आगे आते हैं पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण क्या है, कुछ पदार्थों के परमाणु अथवा अणुओं में उनकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उनके नाभिकों से दुर्बलता पूर्वक अवबद्ध रहते हैं, जिस कारण वे पदार्थ की परिसीमा में गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ पे बात आ गई फ्री इलेक्ट्रॉनों की बच्चों। फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, नाभिक के बाह्य कक्षा में। और अगर जो बाह्यतम कक्षा होती है, आप सभी जानते हो कक्षाएं क्या होती हैं, बहुत सारी होती है। तो जो बाह्यतम कक्षा होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं बंधा होता। बाकी सब जो नाभिक के क्लोज होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, वो तो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक किस बल से बंधे होते हैं, वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। लेकिन जो बाह्यतम कक्षा में होता है उस पर कम से कम वैद्युत आकर्षण बल लगने की वजह से वो कक्षा को छोड़ देता है, और कक्षा को छोड़ करके वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। बच्चों मन लगा के पढ़िए, और मन लगाकर अगर आप पढ़ोगे तो सफलता की गारंटी मैं देता हूं, सौरभ सर देते हैं आपकी सफलता की गारंटी। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे सब कुछ खड़ा हूं आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस समझाने के लिए। सभी आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको सब चीज बताया जाएगा। आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में इतने इजी कर दूंगा मैं कि आपको न्यूमेरिकल्स एकदम बेसिक लगेंगे, एकदम कुछ नहीं लगेंगे। जैसे कक्षा 8 में 7 में लगाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लगाओगे। आप 12 के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करोगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, लगता है बहुत आसान, बस समझने की जरूरत है, मन लगाने की जरूरत है। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और नोट करिए सभी चीजों को। पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, कुछ पदार्थ के परमाणु अथवा अणुओं में उनकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उनके नाभिकों से दुर्बलता पूर्वक अवबद्ध रहते हैं, जिस कारण अवबद्ध यानी क्या होता है, अवबद्ध मींस बंधे रहना, दुर्बलता पूर्वक बंधे रहते हैं, जिस कारण वे पदार्थ की परिसीमा में गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो किसी भी पदार्थ की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात कोई वस्तु चालक होगा कि अचालक होगा कि अर्धचालक होगा, ये सभी किस पर निर्भर करेगा, ये सभी निर्भर करेगा मेरे प्यारे बच्चों कि उस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस कितनी है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में है तो वो वस्तु कहलाती है चालक। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम है या निम्न है तो कहलाएगी अर्धचालक। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है तो वो अचालक कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों। उसमें करंट का प्रवाह, विद्युत का प्रभाव नहीं होता। आगे हम लोग देते हैं दूसरा पॉइंट कि पदार्थों को चालकता के आधार पर अर्थात उनमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं, चालक पहला नंबर है बच्चों, चालक कंडक्टर वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, बच्चों क्या कहलाता है, चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चांदी, चांदी क्या है, सिल्वर हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ द
वर्ल्ड सिल्वर है, हमारा चांदी है। चांदी में बिजली का प्रवाह सबसे आसानी से होता है और इसमें बहुत ही कम प्रतिरोध का अनुभव होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, अन्य धातुएं, मानव शरीर भी यहाँ पे हो गई, पृथ्वी भी हो गई बच्चों। हमारी अर्थ इज ऑल्सो अ कंडक्टर, हमारी पृथ्वी भी कैसी है, विद्युत का प्रवाह कर सकती है, ये भी चालन में आती है। मानव शरीर क्या है बच्चों, मानव शरीर भी एक चालक है, इसमें भी विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे आचालक। आचालक क्या होता है बच्चों, आचालक या इंसुलेटर कहते हैं अंग्रेजी में। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। नगण्य यानी नॉट कैलकुलेबल, जिन्हें हम लोग गणना नहीं कर सकते, माने उसमें है ही नहीं तो गणना क्या करेंगे, नगण्य यानी गिनते नहीं, है ही नहीं, तो लगभग नगण्य होते हैं, अर्थात जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, वैद्युत रोधी अथवा आचालक कहलाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण चमड़ा, गंधक, बैकेलाइट, वुड इज ऑल्सो आ इंसुलेटर, लकड़ी भी क्या है, एक आचालक है। तो हमारे पास क्या हुआ, आचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, वैद्युत रोधी अथवा आचालक कहलाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, उदाहरण भी ध्यान रखिएगा, सभी चीजों को नोट करते चलिए। तीसरा हमारा पॉइंट है परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक को पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। परावैद्युत पदार्थों के परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण के कारण दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। और किस बल से बंधे होते हैं कोई पूछे तो आप कहोगे कि वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। चूंकि नाभिक धनावेशित होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेशित होते हैं, तो धनावेश और ऋणावेश में कैसा बल लगता है, वैद्युत आकर्षण बल का अनुभव होगा। बच्चों शेयर करिए और लाइक करिए, जबरदस्त लाइक आनी चाहिए और सभी बच्चों शेयर करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। आज पहली कक्षा है और पहली कक्षा जोरदार पूर्ण से होनी चाहिए, बहुत ही मन लगा करके सभी बच्चों को पढ़ना है, साल भर पढ़ना है। आज पहली कक्षा में जोर कम नहीं दिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हमारा परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत पदार्थों के परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के कारण दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, अतः इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य संख्या में पाए जाने के कारण इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जब इन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है। समझना होगा बच्चों क्या होता है, अभी हम लोगों ने प्रेरण पढ़ा था। प्रेरण में क्या पढ़ा था कि जब एक आवेशित चालक, जब एक आवेशित बॉडी के निकट कोई एक उदासीन वस्तु को निकट ही ले जाते हैं, संपर्क नहीं कराते, तो संपर्क कराए बिना निकट ले जाएं तो अनावेशित वस्तु, उदासीन वस्तु पे भी क्या आ जाएगा, हमारा उतने ही परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि ये धनावेशित है तो इसमें क्या हो जाएगा, उतने ही परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, आवेशित पर प्रेरित, आवेश प्रेरित हो जाता है। परावैद्युत क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक होगा। पहले तो वो पदार्थ आचालक होगा, पहले उस पे कोई आवेश नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे आवेश कैसे होंगे, दृढ़ता पूर्वक नाभिक से बंधे हुए होंगे। लेकिन जैसे ही उनको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, किसी पहले से उपस्थित वैद्युत क्षेत्र में ले जाकर के रखा गया, तो वो पदार्थ कैसे हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो पदार्थ हो जाते हैं आवेशित, उनके बाह्य पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है। और इस कारण से हम ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। और इसमें वैद्युत चालन का संचार होने लगता है, वैद्युत होने चालन होने लगता है। और इसके उदाहरण अगर हम बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक्स के उदाहरण कौन कौन से होंगे, कांच होगा, मोम होगा, रबड़ होगा, कागज होगा, अभ्रक, अभ्रक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, माइका कहते हैं। तो माइका आदि ये सभी पदार्थ क्या होते हैं हमारे प्यारे बच्चों, परावैद्युत कैटेगरी में आते हैं, डाई इलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अर्धचालक, अर्धचालक क्या होंगे, सेमी कंडक्टर्स, ये इसमें आधे होते हैं जिसमें निम्न संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो काफी कम और अचालकों से काफी अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होंगे, ऐसे चालक, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम होगी और अचालकों से बहुत ज्यादा होती है। तो अचालकों से ज्यादा, चालकों से कम, मतलब बीच के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर का अलग से चैप्टर है बच्चों, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे
पढ़ेंगे सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर में, जहां हम पी टाइप कंडक्टर और एन टाइप कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम सेमी कंडक्टर्स को बनाने की अलग अलग विधियों के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे अगर हम उदाहरण की बात करें तो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, कार्बन, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें क्या है, अर्धचालक की कैटेगरी में आती हैं। थोड़ा सा बस लास्ट अच्छा बाहर तो बच्चों अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पे कूलॉम का नियम। अगला जो हमारा टॉपिक है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलॉम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे 1785 में। 1785 तक का टाइम लग गया मेरे प्यारे बच्चों। आवेश की खोज 600 ईसा पूर्व ग्रीस में हुई थी, लेकिन तब से आवेशों के बारे में ज्यादा लोगों ने जानकारी इकट्ठा नहीं करी। जैसे ही 1700 ईस्वी आई, 1700 ईस्वी में आवेशों की खोज करना स्टार्ट हो गया, इसके गुणों के बारे में जानना समझना स्टार्ट हो गया। उसी टाइम में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1785 ईस्वी में कूलॉम नाम का साइंटिस्ट था। उसने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया बच्चों, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम थे। उन्होंने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। अगर आपका रिटन पेपर आता है, आप ऐसे अच्छे से सजा के लिख देते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अच्छा नंबर लाने से आपका एग्जामिनर अच्छे से खुश हो जाता है बच्चों। उसको बस इतना ही चाहिए, ज्ञान हो, ज्ञान अधिक हो, ज्ञान परिपूर्ण हो, अच्छा ज्ञान हो, लोगों को सारी चीजें पता हो डिटेल में। और बहुत सारे बच्चों को पता होती है और वो लिख ही नहीं पाते, बहुत सारे अच्छा से कंटेंट नहीं दे पाते। हमें ऐसा भी नहीं बनना है, हमें ज्ञान के साथ साथ लिखने का अच्छा तरीका भी जानना है। लिखेंगे अच्छे से, ज्ञान भी पूरा लेंगे, और तब जाके नंबर पूरा आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, सौरभ सर गारंटी लेते हैं, फिजिक्स में अगर आप मेरे साथ मन लगा के पढ़ोगे, मैं आपको 100 में से 95 प्लस नंबर लाने की गारंटी यहां पे खड़े खड़े देता हूं। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, जो जो पढ़ाता हूं नोट करिए, और नोट करने के साथ साथ जो भी प्रश्न है, डाउट है, सेशन पे भाग लीजिए, टेस्ट पर टाइम पर दीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता बोर्ड पे टॉप करने से। मैं आपको लिख करके देता हूं, सन 1785 ईस्वी में कूलॉम का नियम प्रतिपादित करने वाले कौन थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम थे। और इन्हीं के नाम पर आवेशों का मात्रक रखा गया। आवेशों का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलॉम होता है। तो कूलॉम एक आवेशों का मात्रक है, तो इसके नाम पर ही रखा गया। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया, लॉक ही कहां से हुआ, स्लाइड लॉक, लॉक नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस नियम के अनुसार यदि किन्हीं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम के प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम के नियम के बारे में बेटा बहुत जल्दी से समझने के, समराइज करने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पे हमारा चार्ज है, इन्होंने कहा कि ये चार्ज हमारा Q1 है। दूसरा चार्ज इन्होंने रखा, ये चार्ज हमारा Q2 है। दो चार्ज एक निश्चित दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, लेट से इनके बीच की दूरी R है। ये दोनों R दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये दोनों, अगर एक प्लस में रखूं, एक को मैं माइनस में रखूं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। वहीं पर अगर मैं
एक प्लस पे रखूं और दूसरा कैसा रखूं बच्चों, माइनस में रखूं, दोनों ही प्लस पे रख लेता हूं। चलो इस बार इसको भी प्लस में और इसको भी प्लस में, दोनों ही हमने प्लस में रख लिया, तो ये क्या हो गया, दोनों ही क्या हो गए, दोनों एक दूसरे को, यहां पर हम लोग प्रतिकर्षण देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे, प्रतिकर्षण देखेंगे, और यहां पर क्या देखेंगे, आकर्षण देखेंगे। तो ये हो गया हमारा आकर्षण और ये हो गया हमारा प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण तो बल हो गए ना बच्चों। अब ये बल कितना होगा, परिमाण में कितना होगा, निकालेंगे कैसे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, बस अभी हम लोगों ने सीखा कि बल लगता है, लेकिन कितना लगता है। 1785 ईस्वी में कूलॉम ने बता दिया कितना लगता है। कितना लगता है, उन्होंने कहा कि ये जो बल है ना F, अगर हम बल को किससे निरूपित करें, F से निरूपित करें, तो बल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात अगर यहाँ पे Q1 है तो हम इसे Q1 लिखेंगे और इनटू करेंगे, दूसरा क्या है हमारा Q2 है, इसे इनटू किया तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा लगने वाला बल। पहला नियम इन्होंने ये कहा। दूसरा क्या कहा, दूसरा कहा कि जो हमारा ये बल है ये किस पर होगा, ये अनुक्रमानुपाती होगा, या फिर आप कह लीजिए व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसका होगा, दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी का वर्ग जो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, लेट से आवेशों के बीच की दूरी r है, तो दूरी के वर्ग का यहाँ पे क्या किया गया, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है, जब हम हर में लेकर के, हर में ले लिया और हर में लेकर के वर्ग कर दिया, ये कहलाता है वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज समझी। हमने समझा कि कूलॉम ने क्या कहा, कूलॉम ने कहा कि जो बल होगा वो बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो चाहे वो आकर्षण बल हो, दोनों ही कितना रहने वाला है, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। धीमे करें और एक मिनट बस। तो बच्चों बस यहाँ पे बस शॉर्ट करेंगे तो दोनों समीकरणों को मिला करके, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला करके यहाँ पर हमारा बनता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बनती है। अगर हम इसे बराबर करते हैं तो F बराबर आएगा एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक K कांस्टेंट आएगा, K बराबर हमारा आएगा F इज इक्वल टू K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हमारा समीकरण फाइनली निकल के आता है। लास्ट में आज हम लोग एक मोटिवेशन कोट से एंड करने वाले हैं, और मोटिवेशन कोट क्या होने वाला है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात से विदा लेते हैं आज की अगली क्लास में। लेकिन बस ध्यान रहे, आपको मेहनत नहीं छोड़ना है।